हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई। जेनेटिक मटेरियल आज हम भली भांति जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, लेकिन इसके पीछे कितने वैज्ञानिकों का एक्सपेरिमेंट्स है, कितने सारे जानवरों ने इसके लिए अपनी जान भी दी है, बहुत सारे चूहों ने अपनी जान गंवाई है, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना पूरे जी जान लगाई है। यहाँ हम उन 3 एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं जो ये साबित करते हैं कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, जिसे हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, और इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ग्रिफिथ, इसलिए इसे ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट भी कह देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं रूपांतरण, तो इसे हम रूपांतरण सिद्धांत भी कह देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया कैसे क्या हुआ, इसे रूपांतरण सिद्धांत ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ग्रिफिथ की बात करते हैं। ग्रिफिथ ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट 1928 में किया, सन 1928 में उन्होंने ये प्रयोग किया। ये जो साइंटिस्ट ग्रिफिथ थे ये कार्य कर रहे थे एक बैक्टीरिया पर, और वो जो बैक्टीरिया था उससे निमोनिया कोज होता है, उससे न्यूमोनिया होता है, फेफड़ों में ये संक्रमण होता है निमोनिया जो है उसका रोग कारक जो था वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, और आजकल जो है इसका नाम जो है वो थोड़ा बदल दिया गया, स्ट्रेप्टोकोकस, केवल जीनस का नाम चेंज कर दिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। आप भली भांति जानते होंगे जहां पर भी कोकस लगता है बैक्टीरियाओं के लिए तो किसके लिए लगाता है, उनका आकार कैसा होता है, जब बैक्टीरियाओं का आकार गोल हो तब कोकस का यूज करते हैं। तो ये गोल आकार के बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस एक ही बात है, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने पाया कि ये जो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है या स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के 2 प्रभेद पाए जाते हैं। इसमें 2 स्ट्रेन होते हैं, स्ट्रेन या प्रभेद। एक प्रभेद होता है S3 और एक होता है R2। डिप्लोकोकस जो बैक्टीरिया है उसके 2 प्रभेद होते हैं, S प्रभेद और R प्रभेद, आप सीधे भी कह सकते हो S3 और R2। ये जो S3 होता है, यहाँ S से जो मतलब है वो होता है स्मूथ, चिकने, और R से मतलब है रफ, क्योंकि इसकी जब इसे हम ग्रो करते हैं तो इसकी कॉलोनी स्मूथ नजर आती है, इसलिए इसे S स्ट्रेन, और इसकी रफ नजर आती है इसलिए इसे रफ स्ट्रेन कहा है। ये जो S प्रभेद जो है, ये जो S स्ट्रेन जो होता है, इसके ऊपर आप ऐसे समझो ये बैक्टीरिया अगर है तो इस बैक्टीरिया के ऊपर वास्तव में क्या होता है, एक कैप्सूल पाया जाता है, एक पॉलीसैकेराइड का बना एक कैप्सूल पाया जाता है। इसकी जो सेल वॉल है उस वॉल के बाहर भी एक पॉलीसैकेराइड की लेयर पाई जाती है, स्लाइम लेयर पाई जाती है, जिसे कैप्सूल कहते हैं, और ये कैप्सूल जो है वो एक पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है, इसी वजह से ये स्मूथ नजर आता है। और इस कैप्सूल की उपस्थिति के कारण ही ये जो एस प्रभेद है ये वायरुलेंट होता है। ये जो एस स्ट्रेन है
ये वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट यानी कि ये उग्र होता है, घातक होता है, पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक होता है, ये रोग कारक होता है, यानी कि निमोनिया इस एस प्रभेद की वजह से ही होता है। जबकि ये जो दूसरा आर प्रभेद है, इस बैक्टीरिया के चारों ओर ये जो कैप्सूल है वो नहीं पाया जाता। यहाँ कैप्सूल नहीं होता, एब्सेंट होता है। कैप्सूल नहीं होगा तो ये वायरुलेंट भी नहीं होता है, रोग कारक भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नॉन वायरुलेंट होता है, नॉन वायरुलेंट होता है, अनुग्र होता है। इसकी वजह से निमोनिया नहीं होता, ये अरोग कारक होता है, अरोगजनक होता है। ठीक है, तो आपको यह सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि ये जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये दो स्ट्रेन लेकर कर रहा है, एक तो एस और एक आर स्ट्रेन लेके। एस स्ट्रेन जो है वो रोग कारक होता है क्योंकि उस पर कैप्सूल पाया जाता है, और आर स्ट्रेन जो है वो रोग कारक नहीं होता, उसकी वजह से रोग नहीं होता क्योंकि उस पर कैप्सूल नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं ये जो ग्रिफिथ है इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, 4 तरीके से प्रयोग किए। इन्होंने 4 तरीके से प्रयोग किया। कैसे कैसे, चलो सबसे पहले बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, एक जीवित एस स्ट्रेन लिया, एक जीवित लाइव S3 ले लिया और इस S3 को इंजेक्ट कर दिया माइस में। इसे ये हम बचपन में ऐसे माइस बनाया करते थे ना, तो आप भी ऐसे बना सकते हो। ये बना लिया हमने माइस। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, एक जीवित एस स्ट्रेन लिया और इस चूहे के अंदर इंजेक्ट करवा दिया। और हम ये भी अभी इससे हमने समझ लिया कि इसमें कैप्सूल की वजह से ये जो है वो वायरुलेंट होता है, इसकी वजह से रोग होता है। इस चूहे में रोग हो गया, निमोनिया हुआ और इस वजह से ये चूहा जो है वो मर गया। तभी तो कह रहा हूँ कि इस डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ साबित करने में बहुत सारे चूहों ने अपनी जान गंवाई है। तो इसके लिए हमें इनके लिए 2 मिनट का मौन रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपको 2 मिनट का मौन रखना चाहिए इन बेचारों के लिए। लेकिन इन्होंने आज हमें इतना बड़ा ज्ञान दे दिया अपने जान देकर। पहला काम हो गया। चलो दूसरी बात, दूसरा उन्होंने प्रयोग क्या किया, ये दूसरा वाला स्ट्रेन लिया, जीवित आर स्ट्रेन लिया और इसी तरह इस चूहे में इंजेक्ट करवा दिया दूसरे किसी चूहे में। और इन्होंने क्या देखा, चूंकि दूसरा तो क्या है, नॉन वायरुलेंट है, उसकी वजह से रोग होता ही नहीं, चूहा जो है वो जीवित रहा। तीसरा प्रयोग इन्होंने किया। तीसरे में इन्होंने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन है इसे अच्छी तरीके से गर्म किया। इसे अच्छी तरीके से गर्म करने से ये मर गया। ये जो बैक्टीरियाज है ये डेड हो गए, मर चुके हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं हीट की वजह से किल हो गए। तो हीट किल्ड S3 लिए और इन S3 को वो ही माइस के अंदर जो है इंजेक्ट करवाया और इंजेक्ट कराएंगे। अब ये खुद ही मरे हुए हैं, ये बैक्टीरिया डेड है, इनका कोई औचित्य नहीं। तो क्या ये इस माइस में कोई रोग करेंगे, निमोनिया उत्पन्न करेंगे? नहीं, ये निमोनिया उत्पन्न करेंगे ही नहीं। तो चूहा क्या रहेगा, जीवित रहेगा। यहाँ चूहा जीवित रहा। अब फिर जो है ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाया और इन्होंने क्या किया, ये जो दूसरे और तीसरे हैं इन दोनों को मिला के जो है चूहे में इंजेक्ट करवा दिया। यानी कि S3 लिया और ये कैसा था, हीट किल्ड था, ठीक, अच्छी तरीके से उबाल के मारे हुए बैक्टीरिया थे। तो इससे क्या हुआ था, चूहा तो जीवित ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। प्लस R2 जो है वो भी ले लिया, इसकी वजह से भी चूहा जीवित ही रहा था। इन दोनों को जो है उसने चूहे में करवा दिया इंजेक्ट, चूहे में इंजेक्ट करवा दिया। तो ग्रिफिथ को ये उम्मीद थी कि दूसरे की वजह से भी जीवित था, तीसरे की वजह से भी जीवित था, तो इन दोनों को अगर मिला के डाल भी दें अगर चूहे में तो जीवित ही रहना चाहिए था।
लेकिन ग्रिफिथ को जो एक्सपेरिमेंट जो इसका जो मिला, इसका जो रिजल्ट मिला वो शॉकिंग था, एकदम चौंका देने वाला था। चूहा जो है वो मर गया। अब ग्रिफिथ के साथ हो गई थोड़ी सी टेंशन वाली बात। ग्रिफिथ ये सोच में पड़ गया कि आखिर मैंने तो दोनों ऐसे बैक्टीरिया इंजेक्ट करवाए हैं जिनकी वजह से चूहों में किसी तरह का कोई रोग होना ही नहीं चाहिए था, चूहे तो जीवित ही रहने चाहिए थे, लेकिन यहाँ ये क्या हो गया, चूहा जो है वो मर गया। तो फिर जो है फिर ग्रिफिथ ने क्या किया, इस मरे हुए चूहे से सैंपल लिए, चेक किया कि आखिर इसमें हुआ क्या, क्या कारण हुआ। तो ये देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो गया कि इसको चूहे में जीवित S3 मिल गए। अब ये और भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी। मतलब सारे ही नहीं, R तो थे ही थे, हमने S डाले वो, लेकिन वो तो हीट किल्ड थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इसे जीवित S प्रभेद मिल गए। अब ग्रिफिथ की जो है वो नींदें उड़ गई। वो रात भर ये सोचता रहा, कई दिनों तक सोचता रहा कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ, और अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि हो ना हो, अब इस एक्सपेरिमेंट्स की जो है हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सब का जो कंक्लूजन जो उन्होंने दिया, जो निर्णय निष्कर्ष जो निकाला ग्रिफिथ ने, वो ये कि हो ना हो क्या हुआ कि ये जो हीट किल्ड एस थे, इन्होंने कुछ पदार्थ, अभी तक ये बात साबित नहीं हुई कि पदार्थ कौन सा इनको भेजना, कौन सा गया, कोई पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोई कारक जो है वो एस से निकला और आर में चला गया, जिससे आर जो है वो एस में कन्वर्ट हो गया, रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। तो इनका कंक्लूजन क्या था, इनका कंक्लूजन ये था कि जो एस प्रभेद है उससे कोई कारक निकले, ये कारक जो है उस आर के भीतर गए, ये कारक कहाँ गए, आर के भीतर चले गए, और आर पर जो है ये जो आर स्ट्रेन थे, इस पर कैप्सूल बना देते हैं, और इस कैप्सूल बना देने की वजह से ये जो आर स्ट्रेन जो था अब एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, और एस स्ट्रेन था घातक। ये घातक है, वायरुलेंट है, रोग पैदा करने वाला है, और इसी वजह से चूहा जो है वो मर गया। समझ में आई बात। तो इन्होंने इस तरह ये बात साबित, इनसे अभी तक ये बात, और एक कमी भी अब समझ लेते हैं इसमें, इस जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या ये बात साबित होती है कि ये जो कारक अंदर गया है, चलो ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, उसका जेनेटिक, ये तो एस प्रभेद था, ये आर को एस में बदल देता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें शेयर करके, और इस आर को एस में बदल गया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इसका हो गया। लेकिन क्या इससे ये पता चलता है कि एस से निकलने वाला वो जो कारक है वो कौन सा कारक है, वो प्रोटीन है, डीएनए है, या आरएनए है, या और कोई कारक है? इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित नहीं होती है। ठीक है, अब इस बात को साबित करने के लिए सन 1944 में 3 वैज्ञानिकों ने इसी प्रयोग को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के किया। खासकर कि ये जो चौथी लाइन है, इसको, ये जो चौथे तरीके से जो एक्सपेरिमेंट है, इसको आगे बढ़ाने का काम किया। और वो 3 साइंटिस्ट थे, एवेरी, मैक्लिओडी और मैककार्टी। एवेरी, मैक्लिओडी और मैककार्टी ने क्या किया, ये जो चौथा एक्सपेरिमेंट था इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और उसमें कुछ कुछ एंजाइम्स और डाल दिए। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं दूसरा जो एक्सपेरिमेंट जो डीएनए की ओर बढ़ रहा है, डीएनए साबित करने की ओर। और वो करने वाले, ये जो प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1944 में ये प्रयोग किया, और वो वैज्ञानिक थे एवेरी, मैक्लिओड और मैककार्टी। बहुत महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है, इनके नाम आपको याद रखने, और इसी क्रम में याद रखने हैं जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात ग्रिफिथ के बाद में एवेरी, मैक्लिओडी और मैककार्टी। अब इन्होंने क्या किया, एवेरी, मैक्लिओडी और मैककार्टी ने क्या किया
इन्होंने ये जो चौथी लाइन है, ये जो चौथा प्रयोग है, बस इसी पर आगे बढ़ाने का काम किया। इन्होंने क्या किया कि यही प्रयोग करना है, लेकिन साथ में एक पदार्थ और इनके साथ मिला दिया। ठीक है, कैसे? वही एस प्रभेद लिया, कैसा? हीट किल्ड था ये, प्लस आर स्ट्रेन, आर प्रभेद भी लिया, प्लस एक प्रोटीन एंजाइम जो है वो यहाँ लेने चालू किए। प्रोटीन एंजाइम एक तो लेते हैं ये डीएनएज और माउस में इसको इंजेक्ट किया। दूसरा इन्होंने क्या किया, ये तो पहला भाग है, दूसरे भाग में यही काम है, हीट किल्ड एस प्लस आर प्लस डीएनएज की जगह लिया आरएनएज। तीसरे में इन्होंने क्या किया, एस प्रभेद वही हीट किल प्लस आर, ये तो लेना ही लेना है, चौथा वाला ही इन्होंने आगे किया। साथ में लिया प्रोटीनेज या प्रोटीएज। ये जो एंजाइम्स की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये वो एंजाइम है जो इनको तोड़ते हैं। डीएनएज डीएनए को तोड़ता है, ब्रेक कर देता है जगह जगह से, एक तरह का न्यूक्लिएज है ये। आरएनएज भी न्यूक्लिएज है। आरएनएज और प्रोटीनेज जो है या प्रोटीएज, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। ठीक है, अब इन्हें माइस में इंजेक्ट करवा देते हैं। ये हमने चूहा बनाया एक, और इन सॉल्यूशंस को ये जो बनाए हमने, इनको इसके अंदर इंजेक्ट करवा दिया। इसमें भी करवा दिया, इसमें भी इंजेक्ट करवा दिया। अब आप सोचिए कि ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया हुई कैसे। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ था कि ये जो आर स्ट्रेन था ये एस में बदल गया। एस से कोई पदार्थ, कोई जेनेटिक मटेरियल निकला और वो आर को कन्वर्ट कर देता है एस में। ठीक है, हमने यही पढ़ा था कि आर जो है उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल एंटर कर जाता है, किसका? एस का, और वो आर कन्वर्ट हो जाता है एस स्ट्रेन में। हम इस प्रयोग से पता ये करना चाह रहे हैं कि ये जो एंटर किया वो था क्या, डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। तो सोचने वाली बात ये है कि डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है, तो वो अगर टूट जाएगा तो वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब उसका उस ट्रांसफॉर्मेशन से कोई लेना देना भी नहीं है। देखो यहाँ इसको ऐसे समझो। अब जब हम पहले इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, डीएनए अगर मान लो डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता, तो डीएनए टूटना, इस डीएनए की वजह से डीएनए टूट जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने रिजल्ट क्या पाया, वो यही पाया कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया नहीं हुई। ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया नहीं हुई मीन्स हुआ क्या, ये जो आर था ये आर कन्वर्ट नहीं हुआ किसमें, एस में, इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो मटेरियल था वो यहाँ पहुँचा ही नहीं, और वो मटेरियल वास्तव में डीएनए ही था, और उस डीएनए को डीएनएज ने तोड़ दिया, इसलिए वो पहुंचा नहीं यहाँ, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया नहीं हुई। तो इससे साबित ये हो गया कि वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला जो कारक था वो डीएनए था। चलो आरएनए पर भी विचार कर लेते हैं कि क्या ऐसा हुआ। तो जब ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने पाया कि वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया हुई। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब आरएनए का जो है वो जेनेटिक मटेरियल से कोई लेना देना नहीं, यानी कि आरएनए जो है वो आर को एस में कन्वर्ट नहीं करता। सीधी सी बात है, कोई और है जो ऐसा काम कर गया, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया हुई। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया हुई तो यहाँ जो चूहा है वो डेड पाया गया, मरा हुआ पाया गया। यहाँ जो चूहा है वो लाइव पाया गया, जीवित पाया गया, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी जो चूहा है वो डेड मिला, मरा हुआ पाया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया हुई। ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया क्यों हुई? क्योंकि प्रोटीन के टूटने से जेनेटिक मटेरियल पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ये था ही नहीं, वो था डीएनए।
बात समझ में आ गई होगी। तो इन एंजाइमों का प्रयोग करके एवेरी, मैक्लियोडी और मैककार्टी ने ये कंफर्म कर दिया कि वास्तव में जो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करवा रहा है, आर जो है उस आर को एस में कन्वर्ट कर रहा है। एस से कोई पदार्थ, कोई आनुवांशिक पदार्थ निकल रहा है और वो आर जो है वो एस में कन्वर्ट हो रहा है, और एस से जो निकल रहा है वो क्या है, वो डीएनए है। इसी वजह से डीएनए से ट्रीटमेंट करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया नहीं हुई, आर एस में कन्वर्ट नहीं हुआ, एस वायरुलेंट था, उसकी वजह से एस जब बना ही नहीं तो चूहे में न्यूमोनिया नहीं हुआ, जब निमोनिया नहीं हुआ तो चूहा मरा नहीं, जीवित रहा। बाकी और कंडीशन में चूहा जो है वो मर गया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट, और वो है हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट। देखो हर्शे की स्पेलिंग भी बड़ी स्पेशल है, हर और सी। ठीक है, इंग्लिश में कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगी मैं जो कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ। हर्शे और चेज, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया और इस बात को एकदम कंफर्म, या यूं कहें कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, इस बात पर मोहर लगा दी कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट, इसके लिए इन्होंने 1969 में नोबेल प्राइज भी प्राप्त किया। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलो समझते हैं इसमें इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने क्या किया, एक तो लिया T2 बैक्टीरियोफेज, शॉर्ट में आजकल बैक्टीरियोफेज को केवल फेज कह देते हैं, बैक्टीरियोफेज लंबा शब्द लगता है इसलिए फेज कह देते हैं, है वायरस ही। तो एक तो यूज किया T2 फेज जो एक वायरस है, और दूसरा इन्होंने लिया एक बैक्टीरिया इकोलाई। फेज की खास बात यह है कि ये जो फेजेज वायरस होते हैं ये बैक्टीरियाओं को, बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियाओं को संक्रमित करते हैं। ये वायरस ऐसे वायरस हैं जो जीवाणुओं को या बैक्टीरियाओं को संक्रमित करते हैं, बैक्टीरियाओं को रोग करते हैं। ठीक है, जीवाणु हमें करते हैं, जीवाणुओं को भी वायरस रोग करते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि जो ये फेजेज होती है ज़्यादातर कुछ इस शेप की होती है। ठीक है, कुछ हेक्सागोनल, कुछ उनका कॉलर पार्ट, और इस तरह उसमें कुछ टेल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है, और इसके भीतर इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है जो मोस्टली डीएनए होता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए, और ये इसका बाहरी प्रोटीन का बना कोट होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। जो किसका बना है, ये प्रोटीन का बना है। प्रोटीन का एक खोल होता है, कोट होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, और इसके भीतर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है और इसमें कुछ भी नहीं होता। ये इकोलाई को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। कैसे इन्फेक्ट करते हैं, जैसे ये इकोलाई है। ठीक है, अब मैं ये जो है इसे इस तरह नहीं बनाऊंगा, समझाने के लिए आपको इसे हम गोल ही बनाएंगे केवल समझाने के लिए। एक खतरनाक सा दानव है ये, और ये इस तरह इससे जुड़ता है इकोलाई से, और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर करवा देता है बैक्टीरियाओं में, और इनका जो खुद का जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, उससे ये जुड़कर इकोलाई में अपनी खुद की संख्या बढ़ाना चालू कर देते हैं, अपनी खुद की संख्या बढ़ाना चालू कर देते हैं। इस तरह खुद अपने वायरस फेजेस खूब सारे बनाने चालू कर देते हैं, और फिर ये बाहर निकलकर और दूसरे बैक्टीरियाओं को इन्फेक्ट करना चालू करते हैं। ये तो एक साधारण कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है। अब हर्शे और चेज ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है ये प्रयोग किया। कैसे क्या कि इन्होंने क्या किया और उसको हम डिटेल से समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया, फेजेज को जो है रेडियो एक्टिव किया। फेजेज जो है उनको रेडियो एक्टिव कर दिया, और रेडियो एक्टिव करने के लिए इन्होंने यूज किया P32 का
और दूसरा इन्होंने यूज़ किया सल्फर 35 का। क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन्होंने फास्फोरस और सल्फर का ही यूज क्यों किया, कार्बन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे, ऑक्सीजन, इनको क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये जो फास्फोरस है ये केवल डीएनए में होता है, ये प्रोटीन में नहीं होता। ये डीएनए में तो होता है, प्रोटीन में नहीं होता। ठीक है, हमने अभी पिछले वीडियो में ही, पिछले 2 वीडियोज़ में ही डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ी है, जहां हमने पढ़ा कि फॉस्फेट ग्रुप होता है डीएनए में, तो श्योर है उसमें फास्फोरस होगा। यहाँ सल्फर जो है, सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है। कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं जिनमें सल्फर होता है, जैसे मिथियोनिन है, सिस्टीन है, मिथियोनिन, सिस्टीन, तो प्रोटीन में तो सल्फर होता है। डीएनए में क्या हमने कहीं सल्फर की चर्चा की? नहीं, सल्फर डीएनए में कहीं नहीं होता। तो यहाँ केवल 2 ही चीज़ें हैं फेज के पास, डीएनए और प्रोटीन, इसलिए ऐसा इनका प्रयोग किया। फास्फोरस सिर्फ डीएनए में होता है, सल्फर सिर्फ प्रोटीन में होता है, इसलिए इनका इन रेडियो एक्टिव फास्फोरस और सल्फर का इन्होंने यूज किया। तो अब बना देते हैं इसके लिए, तो जो है इनको लेबल कर दिया, या यूँ कहे कि रेडियो एक्टिव बना दिया। किसको? फेजेस को, T2 फेज को। अब मैं बना रहा हूँ पहला फास्फोरस वाला। फास्फोरस वाले के लिए हम सीधे ही बना देते हैं समझने के लिए कि ये एक फेज है दानव रूप का, केवल समझने के लिए बना रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और जब हम इसको लेबल कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव कर रहे हैं, किससे? फास्फोरस P32 से, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो लेबल हो गया, इसलिए मैं इसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ। इधर जो है प्रोटीन कोट जो है वो क्या हो गया? लेबल हो गया, तो इसलिए प्रोटीन कोट को हम क्या कर देते हैं? लेबल कर देते हैं। रेडियो एक्टिव हो गया, लाल कलर से बना दिया। तो बाकी इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे की ऐसे ही है, तो वो वैसा ही रहा। ठीक है, यहाँ लाल रंग जो है वो रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहा है। ठीक है, इसको जब लेबल किया हमने, वायरस को जो है उसको P32 कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया, तो अब वायरस में जो है उसका जो डीएनए है वो लेबल्ड हो गया, वो रेडियो एक्टिव हो गया। लेबल्ड यहाँ इसका मतलब वो रेडियो एक्टिव हो गया। इधर उसका जो प्रोटीन कोट है वो क्या हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया। अब इसको जो है वो पहुंचा दिया बैक्टीरियाओं के पास। बैक्टीरियाओं को हम बना देते हैं दूसरे, इकोलाई जो है उसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये इकोलाई है, इसको साथ में इसके मिला दिया गया। इधर इसे भी इन्फेक्ट करवा दिया, इकोलाई को किससे? फेज से इन्फेक्ट करवा दिया, संक्रमित करवा दिया। ठीक है, संक्रमण से क्या होगा? संक्रमण का वही तरीका कि ये आएगा, अपना आनुवांशिक पदार्थ जो भी है वो इसमें एंटर करवा देगा, इधर ये भी अपना आनुवांशिक पदार्थ एंटर करवा देगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ समय बाद इन्हें सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला, ऐसे परखनली ली, और उसमें ये मैटर लिया सारा। इधर भी जो है इसको परखनली में लिया, सारा मैटर ये लिया, और इन्हें क्या करवाया? सेंट्रीफ्यूज करवाया। सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूगेशन इसका करवाया। सेंट्रीफ्यूगेशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आप किसी पदार्थ को परखनली में या कुछ भी जिनको जो है उनको सबको भर के बहुत तेज़ी से जो है उनको घुमाना होता है। बहुत सारे रोटेशन जो होंगे, करीबन 12,000 रोटेशन या 30,000 रोटेशन पर सेकंड के हिसाब से होंगे। तो ये जब रोटेशन होता है तो उस रोटेशन के वजह से जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, या यूँ कहे जिसका भार ज़्यादा होता है वो नीचे बैठ जाता है, जिसका भार कम होता है वो ऊपर रहता है। ठीक है, यहाँ अगर अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि ये जो प्रोटीन कोट है, जब इन्फेक्शन का काम होगा तो प्रोटीन कोट तो रह जाता है बाहर, और इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो चला जाता है अंदर। यहाँ आनुवांशिक पदार्थ क्या चला जाएगा? इसके भीतर चला जाएगा। यहाँ पर भी यही काम होगा, प्रोटीन कोट क्या रह जाएगा? बाहर रह जाएगा जब यहाँ इन्फेक्शन होगा, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके भीतर चला जाएगा।
ठीक है, यानी कि अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो बैक्टीरियाओं के अंदर जानी चाहिए, सीधी सी बात ये है। ठीक है, अब इनको परखनली में लिया, सेंट्रीफ्यूज करवाया, सेपरेट किया तो आप ऐसे समझो दो अलग अलग मैटर हमें तैयार मिले, दो अलग अलग। दो कौन कौन से? एक ये वाला होना चाहिए, एक ये वाला, यानी कि एक तो बैक्टीरिया इकोलाई वाला, और एक जो रेस्ट पार्ट है जिसे घोस्ट कहते हैं, इस फेज का जो रेस्ट पार्ट है वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक बैक्टीरिया होगा, एक जो रेस्ट पार्ट है वो रहेगा। इधर भी ऐसी स्थिति होगी, एक बैक्टीरियाओं का होगा, एक शेष जो पार्ट है रेस्ट पार्ट है वो रहेगा। अब फिर इनकी रेडियो एक्टिविटी चेक की गई। रेडियो एक्टिविटी जब चेक की गई तो यहाँ बैक्टीरिया वाला जो पार्ट है वो रेडियो एक्टिव मिला, और इसमें जो रेस्ट पार्ट है वो रेडियो एक्टिव मिला, मोस्ट जो भाग है इसका वो रेडियो एक्टिव मिला। अब ये चीज़ कैसे हो सकती है, इस चीज़ को समझने के लिए फिर बाद में इसका कंक्लूजन निकला, तो वो सीधा सा यही तो हुआ कि जिसको हमने डीएनए को जब हमने लेबल किया था, वो डीएनए जो है वो बैक्टीरियाओं के भीतर चला गया। कहाँ चला गया? बैक्टीरियाओं के भीतर चला गया। ठीक है, और वो ही अपना सारा जो डाटा, इसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इसमें ले जाता है और बहुत सारे फेजेज बनाना चालू कर देता है। इसी वजह से बैक्टीरियाओं के साथ ज़्यादा रेडियो एक्टिव मिली। बैक्टीरियाओं वाला जो पार्ट था जिसे मैं सेपरेशन किया वो ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव मिला। ठीक है, जबकि यहाँ क्या हुआ था, बैक्टीरिया के अंदर तो कौन सा पार्ट गया? डीएनए वाला गया, जो तो लेबल्ड था ही नहीं, रेडियो एक्टिव था ही नहीं। रेडियो एक्टिव तो क्या था? प्रोटीन वाला पार्ट था। इसीलिए जो रेस्ट पार्ट है, जो प्रोटीन का जो खोल वाला भाग है, वो ही जो हल्का था, वो ही ज़्यादा क्या मिला? रेडियो एक्टिव मिला। और जो बैक्टीरिया वाला पार्ट था वो रेडियो एक्टिव नहीं मिला। इसका मतलब अंदर जो भाग गया वो रेडियो एक्टिव नहीं था, इसका मतलब वो सल्फर वाला नहीं था। सल्फर वाला कौन सा भाग नहीं है? सल्फर वाला तो प्रोटीन था। इसका मतलब यहाँ डीएनए जो रेडियो एक्टिव है ही नहीं, वो यहाँ गया नहीं, और वो गया नहीं तो यहाँ हमें बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव मिले ही नहीं। ठीक है, तो इस बात से ये कंफर्म हो गया, ये निश्चित हो गया कि आनुवांशिक पदार्थ जो है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए ही है। इस फेज का ये जो T2 फेज है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो वास्तव में क्या है? डीएनए ही है। और ये आगे जो है, ये जो और भी एनिमल्स में जब ये चीज़ें साबित हुई तो एकदम कंफर्म हो चुका है कि आनुवांशिक पदार्थ निश्चित तौर पर डीएनए ही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने एक साथ तीनों एक्सपेरिमेंट को समझा है। पहला हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट समझा, जिसमें ये बात बिल्कुल भी साबित नहीं हो रही थी कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। दूसरा एक्सपेरिमेंट एवेरी, मैक्लियोडी और मैकार्टी का हमने पढ़ा, जिसमें ये लगभग तय हो चुका था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तीसरा हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, जो इस बात को एकदम कंफर्म करता है, मोहर ही लगा देता है कि आनुवांशिक पदार्थ निश्चित तौर पर डीएनए ही है, वो प्रोटीन या आरएनए नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज हमने इस वीडियो में ये साबित किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है, ध्यान रखना है। बहुत सारी साधारण एग्ज़ाम्स जो है, जो जनरली एग्ज़ाम्स जो होती है जनरल साइंस से रिलेटेड, उनमें तो सिर्फ इतना ही आता है कि आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए है, ध्यान रखना। लेकिन बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में इन 3 एक्सपेरिमेंट्स का अपने आप में बहुत बहुत बड़ा महत्व है, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे biology.com के साथ और अपना ज्ञान यूं ही बढ़ाते रहें। धन्यवाद।